वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस सीन की एक्शन कोरियोग्राफी मतलब एकदम ओपी लेवल की थी। मतलब जब मैंने ये सीक्वेंस देखा तो मुझे अपने बॉलीवुड की कुछ कहानियों की याद आ गई। मतलब एक परदेसी पहाड़ों में जाता है, वहाँ की कोई सुंदर कन्या से प्यार हो जाता है और उसको प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मार्वल की मूवी शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग का। पूरी मूवी दो चीज पर बेस्ड है, एक है फैमिली और दूसरी है पावर की भूख। एक तरफ जहाँ मूवी अपने फैमिली इमोशंस और वैल्यू की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और पावर की भूख की बात करते हुए भी आगे बढ़ती है। आइए पहले हम कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी का हीरो है अपना शैंग-ची, जो कि अपने डार्क पास्ट को भुलाने के लिए कैलिफोर्निया में एक छोटी मोटी जॉब कर रहा है, और साथ में उसकी दोस्त कैटी, जो कि कहानी में कॉमेडी का एलिमेंट डालने के लिए रखी गई है और अच्छी भी लग रही है। कहानी में हीरो की एक छोटी बहन भी है जो खुद का एक फाइटिंग क्लब चलाती है, अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब। खुद का 16 साल की उम्र में बनाया था उसने वो। हीरो की माँ जो एक दूसरे डायमेंशन से है, एक खतरनाक जादुई डायमेंशन, और वो खुद एक खतरनाक लड़ाकू औरत है। लड़ाकू औरत मतलब वो नहीं जो सुबह शाम पति के कान खाती रहती है। लड़ाकू मतलब सच में लड़ाकू, फाइटर, योद्धा, खतरनाक, निंजा, जादुई निंजा। हाँ, और अपनी कहानी का विलेन है अपने ही हीरो का बाप, जो अपने बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। पूरी फैमिली एक से एक कातिलों से भरी पड़ी है, कातिलों की टोली। और पूरी मूवी खत्म हो जाएगी, आपको ये समझ नहीं आएगा चारों में से सबसे तगड़े वाला फाइटर कौन था। बाप भी है, बेटा भी है, माँ भी है, बेटी भी है, चारों खतरनाक फाइटर, एक से बड़े एक धुरंधर फाइटर। की शुरुआत में ही हमें मैंड्रिन देखने को मिलता है, असली वाला मैंड्रिन, वो लोकल वाला आयरन मैन 3 वाला मैंड्रिन नहीं, असली वाला मैंड्रिन, जिसके पास 10 कंगन है, मतलब 10 रिंग्स है। तो अपने कंगन खनकाता है और अमर हो जाता है। मतलब सदियों से वो उन 10 रिंग्स से बल पर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, 10 रिंग नाम की, और ना तो उसकी एज बढ़ती है ना वो मरता है। फिर वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसको उन 10 रिंग की पावर से और ज़्यादा पावर चाहिए थी, तो उसको शैतान की पावर चाहिए थी। उसको पता चलता है कहीं किसी गांव में दूर एक गांव है, मैजिकल गांव, जिसका नाम है टालो। वो वहाँ पे जाता है उसने शैतानी ताकतों की खोज के लिए, और वहाँ पर उसको उसकी बीवी मिलती है, मतलब होने वाली बीवी। वो उस गांव की शायद कोई प्रोटेक्टर रहती है। वहाँ पे उन दोनों का अच्छा खासा एक फाइटिंग सीक्वेंस है, और उन दोनों को लड़ते लड़ते आपस में प्यार हो जाता है। तो उन दोनों का फाइटिंग सीक्वेंस देखने में अच्छा लगता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस सीन की एक्शन कोरियोग्राफी मतलब एकदम ओपी लेवल की थी। मतलब जब मैंने ये सीक्वेंस देखा तो मुझे अपने बॉलीवुड की कुछ कहानियों की याद आ गई। मतलब एक परदेसी पहाड़ों में जाता है, वहाँ की कोई सुंदर कन्या से प्यार हो जाता है और उसको प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही था। लेकिन जैसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो समझ आता है कि ये वैसा नहीं है। पहले तो मुझे लगा था बॉलीवुड वालों से कॉपी मारने लगे हैं मार्वल वाले से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको छोड़ के नहीं भागता है, एक्चुअली उसको खुद ही वहाँ गाँव के लोग उन दोनों को निकाल देते हैं वहाँ से। मुझे तो लग रहा था वो उसको प्रेग्नेंट करके भाग जाएगा और बाद में वो औरत अपने बच्चे को उसके खिलाफ तैयार करेगी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो पता चलता है यहाँ पर हुस्न पहाड़ों का नहीं है, यहाँ पर कुछ और गेम चल रहा है। तो वैसे विलेन प्यार में पड़ के सुधर जाता है, या एक्चुअली में सुधर जाता है, और वो अपनी फैमिली बढ़ाने लगता है, बच्चे पैदा करने लगता है, और एकदम से अच्छी लाइफ जीने लगता है अपनी बीवी के साथ। लेकिन एक पुरानी कहावत है हमारे बॉलीवुड में, अरे बाबू मशाई, पुराने पापों का घड़ा कब फूट जाए नहीं पता रे। इतनी गंदी मिमिक्री करने के लिए किसने कहा था? तो बस ऐसे राइवल गैंग वाले आते हैं और शैंग-ची की, छोटे शैंग-ची की आंखों के सामने उसकी माँ को मार देते हैं, और उसका बाप फिर से अपने कंगन पहनकर बन जाता है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके बाप को लगता है कि वो अपनी बीवी को वापस जिंदा कर सकता है, और इसके चक्कर में वो एक बहुत खतरनाक ड्रैगन को आजाद कर देता है और उस चक्कर में मारा जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा लगता है मार्वल वालों ने ये औरत के चक्कर को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है अपने विलियंस की एक्टिविटीज को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब कुछ भी कांड करो, बोल दो प्यार के लिए किया है। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ में, और अब मैंडेरिन। ये कुछ सीन्स मुझे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे, विजुअली काफ़ी अच्छे लग रहे थे स्क्रीन के ऊपर। उनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि वो लड़ाई वाला सीन, शैंग-ची के मम्मी और पापा का, जब वो लड़ते लड़ते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, वो सीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, उसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। उनका वो जंगल में घुसने वाला सीन गाड़ी लेकर, शैंग-ची की माँ का शैंग-ची को कुंग-फू सिखाने वाला सीन, बस का फाइटिंग सीन ऑब्वियसली, और जब वो लोग गाँव में घुसते हैं वहाँ के अलग अलग टाइप के जानवर देखकर मुझे पुरानी कुछ मूवीज़ की याद आ गई, जैसे अवतार या जॉन कार्टर या ब्रिज टू टेराबिथिया। कुछ ऐसी मूवीज थी जहाँ पर डिफरेंट काइंड के हमें जानवर देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के। और आयरन मैन 3 वाला नकली मैंड्रिन वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा कॉमेडी का एलिमेंट था, उसको यूज़ किया गया था।
जब वो नकली मेंटेन बन के दुनिया में खौफ फैला रहा था, तो पुलिस ने जब उसे बाद में पकड़ लिया था, वहाँ से उसको छुड़ा कर ले आता है असली वाला मेंटेन। तो वो उनका पर्सनल जोकर बन जाता है और वहाँ पर उनको डिफरेंट नाटक दिखाता रहता है ताकि उसकी जान बची रहे। देखा जाए तो ये मूवी एक तरह से परफेक्ट सुपर हीरो ओरिजिन मूवी है। हो सकता है आने वाले टाइम में मार्वल के लिए चाइनीज ब्लैक पैंथर साबित हो, किसे पता। इससे कम की उम्मीद तो हम मार्वल से कर भी नहीं सकते। आखिर इतने टाइम बाद मार्वल की कोई सुपर हीरो ओरिजिन की मूवी आई है, सोलो सुपर हीरो की मूवी, तो इतना तो बनता है। कहानी के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, वीएफएक्स एकदम कमाल, स्क्रीन प्ले एकदम कसा हुआ है, एक्टिंग के मामले कोई कसर बाकी नहीं रखी है किसी ने। स्पेशली मुझे कैटी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। एट द एंड मूवी में वो सारा ड्रामा है, वो सारे मसाले हैं जिसकी वजह से मूवी सुपरहिट साबित हो सकती है। ड्रामा है, कुंफू है, जादू है, एक्शन सीक्वेंसेस है, फाइटिंग है, कुंफू वाली जबरदस्त एकदम, और फैमिली ड्रामा है। एंडिंग में जैसे कि हम देखते हैं शैंग-ची और कैटी बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और वो लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं लंबी लंबी फेंक रहे हैं। इतने में वहाँ पर अपना वोंग आता है। वोंग आता है, उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास वो रिंग है? तो बोलता है हाँ अभी भी हैं। तो बोलते हैं ठीक है चलिए आप मेरे साथ चलिए। फिर वो उनको लेकर वहाँ पर कमरताज चला जाता है। स्टोरी वहाँ पर खत्म हो जाती है। अब मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है पर जो वोंग है वो उन 10 रिंग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है। वो देखना चाहता है ये कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और हमें वहाँ पर ब्रूस बैनर देखने को मिलता है, साथ में कैप्टन मार्वल देखने को मिलती है। वो सब बात कर रहे हैं कि ये रिंग्स कहाँ से आए, इनकी ओरिजिन क्या है। इतने में कैप्टन मार्वल को किसी का फ़ोन आता है, वो वहाँ से निकल जाती है। किसने फ़ोन किया उसे? निक फ्यूरी ने। हाँ, उसी को खुजली रहती है, ऐसे बीच में किसी को फ़ोन कर देता है, बोला हम बुला रहे हैं, और वो निकल जाती है। फिर ब्रूस बैनर जो है वो वोंग से पूछता है कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है? तो वोंग बोलता है कि मुझे इसके अंदर कोई बीकन टाइप का दिखाई दे रहा है। बीकन मतलब कुछ ऐसा है जो दूसरे ग्रह से किसी को बुला रहा है। तो ये क्या हो सकता है? मुझे तो बीकन सुन के एक ही चीज़ याद आती है, फैंटास्टिक फोर। सिल्वर सर्फर भी एक बीकन था, गैलेक्टस को बुला रहा था। ये क्या है? ये भी गैलेक्टस को बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं? देखते हैं, आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और दूसरी बात, वहाँ पर हमें जो ब्रूस बैनर मिला वो प्रोफेसर हल्क नहीं था, वो एक्चुअल ब्रूस बैनर था। वहाँ पर उसका राइट हैंड टूटा हुआ भी था, लेकिन वो ब्रूस बैनर की फॉर्म में क्यों था? वो प्रोफेसर हल्क की फॉर्म में क्यों नहीं था? इसका जवाब हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, ये हल्क की आने वाली टीवी सीरीज़ में। इस मिड क्रेडिट सीन से इन लोगों ने 3 चीज़ें सेटअप की हैं। पहली दी मार्वल्स, कैप्टन मार्वल को दिखा के, दूसरी शी हल्क ब्रूस बैनर को दिखा के, तीसरा 10 रिंग्स की रिटर्न को लेकर। ऑब्वियसली फ्यूचर में हमें 10 रिंग्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मूवी में लास्ट में हमें देखने को मिला 10 रिंग्स विल रिटर्न और शैंग-ची विल रिटर्न। तो हमें हो सकता है आने वाले टाइम किसी सीरीज़ में जल्दी ही शी हल्क में, या फिर हमें द मार्वल्स में, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें 10 रिंग्स का कुछ रोल देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की। जो शैंग-ची की बहन है उसने 10 रिंग्स की जो सत्ता है वो हथिया ली है। वो जाकर वहाँ पर कब्जा कर लेती है, वो अपना एम्पायर बना लेती है। मतलब जैसा कि मैंने बोला था, इस मूवी में सत्ता और पावर की भूख दिखाई गई। तो पावर की भूख थी, बचपन से उसका बाप उसको नहीं सिखा रहा था कुंफू ये वो सब लड़ना, लेकिन अपने बेटे को सिखा रहा था। लेकिन वो दूर से देख देख के सीख लेती है। क्यों अंडरएस्टिमेट करते हो लड़कियों को इतना? वो दूर से देख के इतना सीख लेती है। अगर उसको एक्चुअल में सिखाएंगे तो वो कितना ज़्यादा सीखेगी। मतलब शैंग-ची की भी बाप बन जाएगी कुंफू के मामले में। तो वो कहती भी है कि अगर मुझे मेरा बाप अपने एम्पायर में शामिल नहीं करेगा तो मैं खुद का एम्पायर बना लूँगी। यहाँ पे उसने बाप का एम्पायर हथिया लिया, बाप मर गया, लेकिन 10 रिंग्स नहीं मरे। अब देखते हैं 10 रिंग का आगे क्या रोल होने वाला है। 10 रिंग्स जो एक्चुअल में शैंग-ची के पास है वो 10 रिंग, और 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप सबका क्या सोचना है इस मुद्दे के बारे में और मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। प्लस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है, सब मिल बांट कर मजा लो यार। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या अपनी फैन थ्योरीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने लिंक्डइन हैंडल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम हर जगह बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।